आज का टॉपिक है कंसोलिडेशन। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं चीजें क्लियर करना चाहती हूँ जिनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कंसोलिडेशन और कंप्रेशन में। कंसोलिडेशन क्या है? इसमें आपकी जो सॉइल है उसमें से जो वाटर है वो बाहर निकलता है। दोनों में ही वॉल्यूम चेंज तो होता है, लेकिन कंसोलिडेशन में जो बाहर निकलता है, एस्केप करता है, वो होता है पोर वाटर, जो वॉइड्स में वाटर है। पोर वाटर एस्केप करेगा तो वो किस रेट से फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, वहां से वो परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये प्रोसेस है वो काफी स्लो होता है, स्पेशली अगर फाइन ग्रेन सोइल आ गई तो और भी ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए जो भी कंसोलिडेशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है। दूसरा कंसोलिडेशन में है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि जो लोडिंग आपकी है वो स्टैटिक लोडिंग है। स्टैटिक लोडिंग कैसे है? कोई सोइल है, उसके ऊपर आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, धीरे धीरे उस सोइल में सेटलमेंट हो रहा है, नीचे धंसता जा रहा है आपका स्ट्रक्चर। अब जो हो रहा है वो कंसोलिडेशन है। क्यों? क्योंकि लोडिंग आपकी कांस्टेंट है टाइम के साथ में। कॉम्पेक्शन आपका होता है वो होता है डायनेमिक लोडिंग में। डायनेमिक लोडिंग कैसे? जैसे ये हैमर जैसा सा टेम्पर होता है, एक नीचे से फ्लैट होता है, उससे आप मार मार के कॉम्पैक्ट कर रहे हो, आप लोड लगा रहे हो, हटा रहे हो, फिर लगा रहे हो, मतलब लोडिंग में टाइम के साथ चेंज हो रहा है। रोलर से आप रोल को कॉम्पैक्ट कर रहे हो, एक जगह पे रोलर है, फिर आगे चला गया, फिर वहां पर वापस आया, तो ये डायनेमिक लोडिंग है, क्योंकि लोडिंग में टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और ये होता है, ये क्विक प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर निकलता है वो होता है एयर। तो वॉल्यूम चेंज दोनों में हो रहा है, एयर बाहर निकल रही है यानी कॉम्पेक्शन हो रहा है, और वाटर निकल रहा है यानी कंसोलिडेशन हो रहा है। अब कंसोलिडेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट स्टेजेस पे, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी कंसोलिडेशन। स्टार्टिंग से अगर बात करें तो इनिशियली क्या होगा, सोइल पे लोड लगाएंगे, एयर है उसका एक्सपल्जन होगा, हो सकता है एयर कंप्रेस हो, सॉलिड्स थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते हैं। ये सारा आता है इनिशियल कंसोलिडेशन की कैटेगरी में। इसमें इनिशियल कंसोलिडेशन होगा। इसके बाद आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, जिसको हम मेजर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कहीं पे मैं कंसोलिडेशन बोलूंगी यानी मैं प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात कर रही हूँ कि एयर थी वो बाहर निकल गई, एयर के वर्ड्स से वो खत्म हो गए, अब सिर्फ वो वर्ड्स बचे हैं जिनमें वाटर है। अब धीरे धीरे लोड बढ़ाने के कारण वो वाटर को अगर कोई एस्केप के लिए जगह मिल रही है तो वो बाहर निकलेगा प्रेशर बढ़ने के कारण, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर शिफ्ट होना चाहता है। तो अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सोयल में जहाँ पे लोडिंग लगाई हुई है, वाटर पे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्टअप हो गया है, तो अब वो धीरे धीरे एस्केप कर रहा है और इसके कारण वॉल्यूम में रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन हो गया, वाटर सारा एस्केप कर गया, इसके बाद में बहुत ही स्लो रेट पे होगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जिसमें सॉलिड्स के पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा एक दूसरे के पोजिशन में, और उसमें वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा। अब एक स्प्रिंग एनालॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंसोलिडेशन का प्रोसेस समझने के लिए। क्या होता है स्प्रिंग एनालॉजी में? ये एक हमारे पास क्लोज्ड कोई कंटेनर है, इसके ऊपर ये कोई पोरस डिस्क लगी हुई है, और यहाँ पर आपका वाटर फिल किया हुआ है, या फिर एयर भी हो सकती है। अब क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे वॉल क्लोज किया हुआ है, कोई एस्केप बाहर नहीं कर सकती, एरिया वाटर जो भी हो, ये यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है। अब आप ऊपर से लोड लगा रहे हो, क्या स्प्रिंग कोई लोड लेगी जब तक कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है? स्प्रिंग जो भी फोर्स बियर करती है वो होता है F इज इक्वल टू के एक्स। के यहाँ पर स्प्रिंग का कोफिशिएंट है और एक्स है डिस्प्लेसमेंट, यानी स्प्रिंग को आपने ओरिजिनल पोजीशन से कंप्रेस किया है या खींचा है। स्प्रिंग अपनी पोजीशन पे एज इट इज है, ऊपर से आप लोड लगा रही हो, स्प्रिंग कोई भी लोड नहीं लेगी, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट अभी जीरो है, उसमें जो चेंज हो रहा है लेंथ में वो जीरो है। सारा का सारा लोड यहाँ पर वाटर या एयर जो भी होगा वो लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है तो यहाँ पे वाटर है, वो सारा का सारा लोड लेगा। इसके कारण वाटर में बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा। अब वाटर एस्केप करना चाहेगा, अगर वाल को हमने खोला खोला तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे इस पोरस डिस्क में से बाहर निकलने लगेगा। जैसे जैसे वाटर बाहर निकल रहा है क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, वॉल्यूम में रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ये पिस्टल है जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब क्या हुआ, वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ, वॉल्यूम में रिडक्शन हुआ तो स्प्रिंग को दबना पड़ेगा, कंप्रेशन होना पड़ेगा, और अब स्प्रिंग लोड लेगी, क्योंकि अब उसमें डिस्प्लेसमेंट आया है, अब उसमें कंप्रेशन आया है। तो धीरे धीरे वाटर बाहर निकलता जाएगा और लोड ट्रांसफर होता जाएगा स्प्रिंग पे। अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो ये टाइम है और ये लोड है। स्प्रिंग की अगर बात करें तो इनिशियल स्प्रिंग जीरो लोड ले रही है, सारा का सारा लोड बियर कर रहा है वाटर।
वाटर में हाई प्रेशर बिल्टअप हुआ, वाटर एस्केप करना स्टार्ट कर दिया, वाल्व ओपन था और धीरे-धीरे वाटर जो प्रेशर कर रहा है ले रहा है वो तो धीरे-धीरे डिक्रीज होता जाएगा और स्प्रिंग का प्रेशर धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। सेम यही चीज़ हमारे सोइल में होती है। सोइल में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं और इनके बीच-बीच में होते हैं वाटर के पार्टिकल्स। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो इनिशियली वाटर के पार्टिकल्स को दबाना ईज़ी है, कंप्रेस करना उनको ईज़ी है, सॉलिड्स को नहीं है। तो एक्स्ट्रा लोड लगाएँगे तो वाटर लोड लेगा क्योंकि इसको कंप्रेस करना ईज़ी है, ये कंप्रेस हो जाएगा। सॉलिड्स कोई लोड नहीं ले रहे। हाई प्रेशर बिल्टअप हुआ, वाटर क्या करेगा, एस्केप का रूट ढूँढेगा। कहीं से उसको रास्ता मिल रहा है, वो बाहर निकलना चाहेगा यहाँ से हाई प्रेशर में होने के कारण। ये बाहर निकलेगा, अब क्या होगा, लोड किस पे ट्रांसफर होगा, सॉलिड्स पे ट्रांसफर होगा। तो सेम यही एनालॉजी यहाँ पे होती है, स्प्रिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड्स को, और यहाँ पर वाटर था उसकी जगह यहाँ पर वॉइड्स में जो वाटर है वो है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे वाटर एस्केप करेगा, सॉलिड्स पर जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा और ये जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा कंसोलिडेशन होता जाएगा। अब कंसोलिडेशन का हम टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, उस पर लगाते हैं लोडिंग। ये कोई पिस्टल है, ये पोरस डिस्क कोई हमने रख दी है जिससे वाटर एस्केप कर सकता है। लोडिंग को बढ़ाते जाते हैं, सैंपल है वो कंप्रेस होता जाएगा। ये था, अभी पिस्टल यहाँ पे आ गया फॉर एग्जांपल। इनिशियली हाइट ये थी h, अभी हाइट रिड्यूस होके ये हो गई है h1। तो क्या-क्या हमें रीडिंग मिलेगी? पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं कि हाँ, ऑडियोमीटर भी बोलते हैं और कंसोलिडोमीटर भी बोलते हैं। रीडिंग हमें क्या मिलेगी, हम टाइम नोट करेंगे एक साइड तो, और दूसरी साइड हाइट नोट करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, ये जो सैंपल है इसकी, कि इस टाइम पे हाइट ये थी, इस टाइम पे ये थी, इस टाइम पे ये थी। सारा हाइट हमने नोट कर लिया, टाइम के साथ कैसे-कैसे डिक्रीज हो रही है हाइट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वर्ड रेशियो, क्योंकि हमें कुछ भी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो वहाँ पे हम वर्ड रेशियो की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है। तो अब हम हाइट से मेजर करेंगे वर्ड रेशियो कैसे कर सकते हैं। एक तो है हाइट ऑफ सॉलिड्स मेथड। एच हाइट ऑफ सॉलिड्स है, यानी सिर्फ सॉलिड्स अगर होते वहां पर तो हाइट कितनी होती, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय एरिया हो गया। वीएस को मैं लिख सकती हूँ ये एम एस अपॉन रो एस, क्योंकि रो एस होता है एम एस अपॉन वी एस। रो एस अपॉन रो डब्ल्यू होता है जी, ये जी के इक्वल होता है। तो रो एस को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये रो एस था, रो एस को मैंने रिप्लेस कर दिया जी रो डब्ल्यू से, और एम एस ये आ गया। अब यहां पर ई क्या होगा, ई होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम आप जो आपका सैंपल है उसका मेजर कर सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए इंटू एच एस, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया सैंपल का, एच एस हाइट ऑफ सॉलिड्स है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, इस तरीके से इसको लिख सकते हो, तो आप वर्ड रेशियो मेजर कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है चेंज इन वर्ड रेशियो मेथड, की जो इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ई होता है वी माइनस वी एस अपॉन वी एस, और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, टोटल वी हमारा इसके इक्वल आ गया, वी एस इंटू वन प्लस ई। टोटल वॉल्यूम को मैं रिप्लेस करती हूँ ए इंटू एच से कर सकती हूँ, एच टोटल हाइट है। मैंने इसको दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, डी एच ये कांस्टेंट है, एच चेंज हो रहा है, इधर की टर्म है इसमें ई चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्ड्स तो अपनी जगह पे ऐसे कैसे हैं, वॉल्यूम है वर्ड्स का वो भी एज इट इज है, टोटल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, इधर वी एस डॉट ई आ गया, इसमें डिवाइड किया, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। यानी डेल्टा एच अगर आपको पता है, इनिशियल हाइट पता है, इनिशियल वर्ड रेशियो पता है, तो वर्ड रेशियो में जो चेंज हुआ वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में मिल सकती हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन टेस्ट रिजल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनल वर्ड रेशियो वर्सेस इफेक्टिव स्ट्रेस का हम प्लॉट बनाते हैं, और डायल गेज रीडिंग और टाइम का हम प्लॉट बनाते हैं। तो मैंने बताया कि टाइम के साथ साथ हाइट की रीडिंग लेंगे, तो टाइम के ये इधर टाइम आ गया, यहाँ पे हाइट आ गया सैंपल का। टाइम के साथ साथ हम लोडिंग बढ़ा रहे हैं और इसके कारण ये, सॉरी लोडिंग नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोडिंग तो स्टैटिक है ना, कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो लोडिंग फिक्स है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, वाटर एस्केप कर रहा है और इसमें वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है। क्ले में ऐसा ग्राफ बनेगा, सैंड में ऐसा बनेगा।
इफेक्टिव स्ट्रेस और फाइनल वॉइड रेशियो के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कर्व। एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ग्राफ भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम इसको इफेक्टिव स्ट्रेस को लॉगरिथम स्केल पे ले लेते हैं, तो लॉग सिग्मा डेस और ई के बीच का ग्राफ, वॉइड रेशियो और लॉग सिग्मा बार के बीच का ग्राफ ये होता है ई लॉग पी कर्व भी बोलते हैं इसको। आपके सिलेबस में लिखा हुआ ई लॉग पी कर्व, तो इसी कर्व की बात हो रही है। ये कर्व होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है और इसीलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तो क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू एग्जाम में नहीं पूछ सकता जहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब फाइनल वॉइड रेशियो और लॉग ई का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, कुछ ऐसा ऐसा होता है इसका शेप, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। ये होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर और कंसोलिडेटेड क्ले होगी तो ग्राफ डिफरेंट बनेगा, वो अभी हम देखते हैं। जैसे कि आपने ये ग्राफ लिया, इसमें क्या किया है, यहाँ पे लिया है इफेक्टिव स्ट्रेस लॉगरिथम स्केल में, और यहाँ पर आपने लिया हुआ है ई वॉइड रेशियो। जैसे जैसे आप इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, इधर चल रहे हैं हम, वैसे वैसे आपका वॉइड रेशियो कंटिन्यूअसली घटता जा रहा है। बी पॉइंट पर आके आपने अनलोडिंग कर दी, आपने लोड को कम कर दिया, और लोड कम करने के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस धीरे धीरे अब आपका बढ़ रहा है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सिग्मा 2 था और आपने कम करके उसको वापस सिग्मा 1 कर दिया। तो इस केस में आपका अनलोडिंग का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। जब सिग्मा 1 से सिग्मा 2 पे गए थे तो वॉल्यूम में जो वॉइड रेशियो में चेंजेस हुआ था वो इतना हुआ था, और ये डिक्रीज हुआ था क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा था। अभी सिग्मा घट रहा है तो वॉइड रेशियो बढ़ेगा, बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ इतना सा बढ़ेगा, इतना सा वॉइड रेशियो में इंक्रीज मिलेगा हमें देखने को। ये पहले ही था और ये अभी का सिग्मा 1 पे है। इसके बाद अगर हम वापस से रिलोडिंग करें तो उस केस में हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर काफी लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि अनलोडिंग और रीलोडिंग क्यों कर रहे हैं हम। तो क्या होता है, काफी बार हमारे पास ऐसी सोइल है जो कि पहले से कंसोलिडेटेड हो चुकी है, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी हुई थी उसके नीचे की सोइल है, तो वो पहले से कंसोलिडेटेड है। अब अगर आप उस पर स्ट्रेस लगाओगे तो ऐसे बिहेव नहीं करेगी इस सोइल के जैसे, क्योंकि वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल क्ले नहीं है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले क्या होती है कि अभी उस पर जो स्ट्रेस लग रहा है वो अभी तक का उसका मैक्सिमम स्ट्रेस है। एक टर्म होती है ओसीआर, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ये है कि सिग्मा पास्ट, उसमें पास्ट में जो भी सिग्मा है, जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस उस पर आया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई अभी अभी करंटली जो उसमें कितना स्ट्रेस लग रहा है उसका रेशियो। ऐसी सॉइल है जिस पर अभी जो स्ट्रेस लग रहा है वो उसका अभी तक का मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो वैसे ही बिहेव करेगी। लेकिन अगर ऐसी सॉइल है जिसपे अभी जो स्ट्रेस लग रहा है उससे ज्यादा स्ट्रेस वो पहले झेल चुकी है, तो उसमें उतना कंसोलिडेशन है, इतना वॉइड रेशियो में चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। उसमें वॉइड रेशियो में डिक्रीज होगा वो इतना सा होगा जैसे ये रिलोडिंग वाले में हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला ग्राफ। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, जो कि एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट हम इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है इसको बोलते हैं स्वेलिंग। इसमें क्या होगा, हम हमेशा सैंपल को सैचुरेटेड रखते हैं तो वाटर इनटेक करेगा, सोइल है वो वाटर को सक करेगा अपने अंदर और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉइड रेशियो बढ़ेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या है, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा का रेशियो एवी। चेंज इन वॉइड रेशियो को हम डिवाइड कर रहे हैं, चेंज इन वॉइड रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, ये टर्म आपने वहां पर भी पढ़ी होगी फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसका इनवर्स होता है बल्क मॉड्यूलस, जिसमें डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी लिखते हैं हम। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हर जगह माइनस आ रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे जैसे हम सिग्मा को घटाएंगे ई आपका बढ़ाएंगे सिग्मा तो ई आपका घटेगा। तो ये टर्म नेगेटिव आएगी, ए भी हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमने एक साइन नेगेटिव का पहले से लगा दिया है यहाँ पर। उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो, डेल्टा वी अपॉन वी जीरो। डेल्टा वी है, ये क्या है, जो
चेंज इन वॉइड रेशियो, क्योंकि V0 क्या है आपका इनिशिएटर का जो वॉल्यूम था टोटल Vs प्लस Vv, और जब भी ई के टर्म में इक्वेशन लिखनी होती है हम Vs को 1 ले लेते हैं, तो ये आपका 1 प्लस E0 आ गया, इनिशियल वॉइड रेशियो E0 था, और डेल्टा V जो चेंज है वो डेल्टा E के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर mv को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डेल्टा V अपॉन V को इस तरीके से लिख दिया। आगे चले, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ हाइट, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सैंपल का वो तो कांस्टेंट है, हाइट चेंज हो रही है तो हाइट में चेंज होगा तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, हाइट में मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो वो चेंज हाइट के चेंज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड करें, V0 और S0 E0 ये सारे इनिशियल वाली प्रॉपर्टीज है, इनिशियल हाइट, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉइड रेशियो। यहाँ से आप mv को इसकी टर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा V अपॉन V की जगह डेल्टा H अपॉन H0 लिख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर। आप चाहे तो इसको खुद से भी लिख सकते हो, चाहे तो आप याद रख लीजिए। बाद में आता है सीसी कंप्रेशन इंडेक्स। कंप्रेशन इंडेक्स क्या है, ये स्लोप है उस कर्व का जो वॉइड रेशियो और इसके बीच में था। ये जो ई और इसके बीच में आ रहा है, ई और लॉग सिग्मा के बीच में आ रहा है, इसका स्लोप हम लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 2 माइनस लॉग सिग्मा 1। अगर ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है और ये इनके बीच का वॉइड रेशियो है, तो यही कंप्रेशन इंडेक्स होता है। सिग्मा 0 इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है, डेल्टा सिग्मा इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज हुआ तो ये फाइनल इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, दिस डिवाइडेड बाय इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाने के कारण वॉइड रेशियो जो आपका है वो डिक्रीज होगा, तो ये टर्म टोटल पॉजिटिव आए, क्योंकि ये जो डेल्टा ई अपॉन लॉग वाली टर्म है ये तो नेगेटिव आएगी, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया गया है। अब यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, इन पर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अनडिस्टर्ब्ड सैंपल है तो उसकी लिक्विड लिमिट WL है तो उसका कंप्रेशन इंडेक्स होगा 0.009 WL माइनस 10 होगा, और रिमाउल्टेड सोइल अगर है तो 0.007 WL माइनस 10 होगा। WL ऑब्वियसली यहाँ पे लिक्विड लिमिट है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर एक होता है रिकम्प्रेशन इंडेक्स, ये कब होगा, जब ऑलरेडी लोड करके अनलोड किया गया और फिर से लोड कर रहे हैं उसको, तो उसको रिकम्प्रेशन इंडेक्स बोला जाता है। यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसमें, और ये थी एक्सपेंशन इंडेक्स और ये थी कंप्रेशन इंडेक्स। तीन चीजें हो गई हैं, एक तो नॉर्मल वाले इसका स्लोप, एक मिनट, ये जो रिलोडिंग अनलोडिंग वाला ग्राफ था इसमें अगर बात करें हम, तो इस लाइन का स्लोप तो कंप्रेशन इंडेक्स है, इसका है इसका है एक्सपांशन इंडेक्स जो अनलोडिंग वाला है, ये एक्सपांशन इंडेक्स है, और रिलोडिंग वाले का है ये रिकम्प्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है पहले कंप्रेशन, फिर से कंप्रेशन हो रहा है। ये सारी टर्म्स हो गई। इसके बाद यहाँ पर ये आती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड के लिए, ये हम कर चुके हैं डिस्कस कि अभी जो इफेक्टिव स्ट्रेस आ रहा है वो अगर अब तक का मैक्सिमम है तो नॉर्मली है, और अगर इससे पहले उतना स्ट्रेस सोल पहले ले चुकी है तो वो ओवर कंसोलिडेटेड है। ओवर कंसोलिडेटेड है तो उसमें बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन का स्कोप अब नहीं है, क्योंकि पहले उसमें काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। एक टर्म होती है अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। अंडर कंसोलिडेटेड क्ले यानी कि उस पर अभी जो स्ट्रेस लग रहा है उसमें कंसोलिडेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है। क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस जो लगाया है उसके कारण कंसोलिडेशन होगा कुछ, तो वो अभी टाइम लगेगा उसको होने में, और इसी के ड्यूरेशन के बीच में अगर हम उस सोइल को स्टडी कर रहे हैं तो अंडर कंसोलिडेटेड है। नेक्स्ट आता है टर्जागीज थ्योरी, जिन्होंने कंसोलिडेशन के बारे में इतने सारे सिंप्लीफाई किया चीजों को, एनालिसिस किया। तो अजम्पशंस कहीं पर भी आते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर एग्जामिनर ढंग का पेपर बनाएगा तो अजम्पशंस पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या क्या अजम्पशंस है, सोइल होमोजेनियस है, आइसोट्रोपिक है, सोइल फुली सैचुरेटेड है, सोइल और वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल है। क्योंकि हम मान रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो सिर्फ पोर वाटर के बाहर निकलने से हो रहा है। के की वैल्यू सेम है हर एक पॉइंट पे, डार्सीज लॉ एप्लीकेबल है, ड्रेनेज ऑफ वाटर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही अलाउड है, हॉरिजॉन्टल में क्लोज्ड वॉल है सैंपल में, ये जैसे सैंपल है तो ये क्लोज्ड वॉल है, यहाँ से वाटर नहीं बाहर निकल सकता, सिर्फ यहाँ से निकलेगा।
कंसोलिडेशन अकर होता है वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में होता है। अब ये अजम्पशंस है यहाँ पर। टाइम लैग जो यहाँ पे हो रहा है, टाइम लैग क्या हो रहा है कि धीरे-धीरे वाटर एस्केप कर रहा है, उसमें जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि के की वैल्यू कम है। ई और सिग्मा बार के बीच में यूनिक एक रेशियो होगा और ये उन्होंने बड़े सारे डेरिवेशन है जो आपके काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने ये इक्वेशन दी थी जो आपको याद रखनी है। यू यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर है, जेड यानी वर्टिकल डायरेक्शन, सीवी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है जो इस तरीके से रिलेटेड होता है परमेबिलिटी गामा डब्ल्यू और एमवी से। ये यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, एमवी है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज जो हमने भी पीछे देखा था, ये वाला था वो है। और यू पोर वाटर प्रेशर है, टी टाइम है, मतलब टाइम के साथ पोर वाटर प्रेशर में जो चेंज हो रहा है ये इक्वल होगा सीवी इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। डेल यू बाई डेल जेड यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जो पोर वाटर प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं वो। एक होता है कोफिशिएंट, ये टीवी, इसकी वैल्यू होती है ये भी आपको याद रखना है। टीवी है, ये कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे। जैसे कि आपको 60% कंसोलिडेशन करवाना है किसी सैंपल का, तो आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो कंसोलिडेशन करवा सकते हो, बट टीवी की वैल्यू उसमें कांस्टेंट रहेगी। टीवी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या टीवी का ये एक तो ये फॉर्मूला होता है, अगर 60% से कम कंसोलिडेशन है तो पाई बाई 4 यू स्क्वायर करके आप निकाल सकते हो। और अगर 0.6 से ग्रेटर है यानी 60% से ज्यादा कंसोलिडेशन की रेंज में अब अगर हैं हम, तो टीवी हमें इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हालांकि इन पे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं क्योंकि एक तो ये कैलकुलेट आप नहीं कर पाओगे। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि 50% कंसोलिडेशन हो रहा है, एक में एक ड्रेनेज पाथ है, सिर्फ वर्टिकल टॉप से अलाउड है ड्रेनेज, एक में टॉप और बॉटम दोनों से अलाउड है। अब यहाँ पर आपको डी पता होना चाहिए। टी तो टाइम है जो कंसोलिडेशन में लग रहा है और डी यहाँ पर आपका है ड्रेनेज पाथ। ड्रेनेज पाथ में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक तो है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही आपने पोरस डिस्क रखी हुई है, सिर्फ पानी यहीं से बाहर निकल सकता है। ऐसे में अगर सैंपल की लेंथ एल है तो जो पार्टिकल बॉटम में है उसको भी यहाँ तक पहुंचना होगा, तो ड्रेनेज पाथ की लेंथ हो जाएगी एल, मैक्सिमम वाली लेते हैं हम। वहीं पे अगर दोनों साइड पोरस डिस्क रख दी, टॉप और बॉटम दोनों से हम ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, उस केस में ये वाला है, इसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी जो सेंटर में है, और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको L/2। तो टू वे ड्रेनेज में L/2 हो जाएगा, ये ड्रेनेज पाथ है, इसकी डिस्टेंस। टी टाइम है, उसमें जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, सीवी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है जिसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ये एक सोइल के लिए कांस्टेंट रहेगा, मतलब सिंगल ड्रेनेज है, इसको बोलते हैं सिंगल ड्रेनेज, जब एक ही साइड से ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, और जब दोनों साइड से कर रहे हैं तो डबल ड्रेनेज। तो सिंगल ड्रेनेज हो चाहे डबल ड्रेनेज हो, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे क्या होगा कि सीवी कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सीवी को डिटरमाइन करने के दो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं जिनके डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट टाइम मेथड और लॉगरिथम ऑफ टाइम मेथड। ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो सीवी है उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन का खत्म हो गया चैप्टर। ग्रेजुएशन टाइम में आपने पढ़ा होगा तो आपको हो सकता है ये टॉपिक टफ लगा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल टफ नहीं है क्योंकि वो लेंदी लेंदी डेरिवेशंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो याद रखने में। तो इजीली आप इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, इस टॉपिक में भी।